बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़िशान। आज से हम स्टार्ट ले रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। इस चैनल पे हम इंशाल्लाह स्ट्रक्चर एनालिसिस और एमओएस 2 भी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। एमओएस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। आज इंट्रोडक्टरी से लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर मैकेनिक्स के बारे में और फिर उसकी टाइप्स के बारे में, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, रिफॉर्मेबल, और स्पेशली हम कवर करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को और रिजिड बॉडी आइडियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है और हम क्यों करते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स से कि मैकेनिक्स हमारे पास क्या होती है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फोर्सेस एंड इफेक्ट्स ऑन बॉडी। दो चीज़ें हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, एक फोर्सेस के बारे में और उन्हीं फोर्सेस का उस बॉडी पे इफेक्ट्स क्या होता है, इफेक्ट्स ऑन बॉडी, नॉट इफेक्ट, इफेक्ट्स ऑन बॉडी। तो फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स किस चीज़ को डील करती है? एज इंजीनियर हमें डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स सपोज आई हैव टू डिज़ाइन अ रूम। तो रूम को डिज़ाइन करने से पहले हमें उसके मेंबर को डिज़ाइन करना होगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक बीम डिज़ाइन करना है तो उसके लिए मुझे उसे एनालाइज करने की ज़रूरत होगी, और जब भी हम एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले बॉडी को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। बॉडी को मैंने आइसोलेट किया और फिर इस पर मैंने फोर्सेस शो करनी है, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। तो सबसे पहले ये फॉर एग्जांपल एक बीम है तो बीम पे हमारे पास स्लैब का बेड लगेगा कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल इस पूरे बीम पे क्या लग रहा है, बेड लग रहा है स्लैब का, और नीचे हमारे पास कॉलम्स पे इसकी वजह से क्या आ जाएगा, रिएक्शन आ जाएगा। ये हमारे पास मैकेनिक्स की पहली चीज़ आ गई कि हमारे पास फोर्सेस के बारे में हमने फोर्सेस को पहचानना है कि हमारे पास जब भी किसी स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और फिर उसकी वजह से कौन कौन से रिएक्शन आ रहे हैं। रिएक्शन हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑन बॉडी। तो इफेक्ट्स की बात की जाए तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल इफेक्ट्स और एक्सटर्नल इफेक्ट और इंटरनल इफेक्ट। एक्सटर्नल इफेक्ट ये है कि हमारे पास बॉडी एक्सटर्नली किस तरह बिहेव करती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉडी है और यहाँ पे क्या है, रिएक्शन लगा हुआ, मैंने इस तरफ से कुछ फोर्स लगा दिया। तो अब हमारे पास दो सिनारियो हो सकते हैं, या तो हमारे पास ये बॉडी रेस्ट में रहेगी अगर इस रिएक्शन ने इस फोर्स को रोक दिया, या हमारे पास दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि हमारे पास ये रिएक्शन, ये स्ट्रक्चर फेल हो जाए और ये रिएक्शन मतलब इसको ना सपोर्ट कर सके, तो फिर हमारे पास ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। जब हमारे पास ये मूव करेगी तो हमारे पास कुछ ना कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, या किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, या हमारे पास एक्सेलरेशन भी होगा। ये हमारे पास आ जाएगा एक्सटर्नल इफेक्ट में कि हमारे पास बॉडी के जो फोर्स रिएक्शन है वो बॉडी को रेस्ट की पोजीशन में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अगर नहीं रख सकते तो फिर बॉडी की क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन। इसमें बॉडी को मतलब हमने एनालाइज करने के लिए बॉडी के इंटरनल साइड पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं लिया, इंटरनल साइड पे कोई भी सेक्शन नहीं लिया। हमने ये नहीं जाना कि इसके मॉलिक्यूल्स, इस फोर्स की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, बॉडी के अंदर कुछ फोर्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं प्रोड्यूस हो रही। ये सब हम करते हैं किसमें, इंटरनल इफेक्ट में। सेम बॉडी फॉर एग्जांपल ये फोर्स है, तो इसमें इसको एनालाइज करने के लिए हमें इंटरनल इफेक्ट में हमेशा बॉडी के इनसाइड सेक्शन लेना होता है। फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पे क्या कर रहा हूँ, सेक्शन ले रहा हूँ और इसको इस तरफ देख रहा हूँ या उस तरफ देख रहा हूँ, जिस तरफ भी, तो हमारे पास इसके अंदर कुछ फोर्सेस प्रोड्यूस होगी, वो हमारे पास कौन सी होती है, स्ट्रेसेस होते हैं। इंटरनल इफेक्ट्स में हमारे पास तीन मूवमेंट्स आ जाती हैं और तीन फोर्सेस आ जाती हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे किसमें, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में। हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कभी बॉडी के इनसाइड सेक्शन नहीं ड्रा करेंगे और ना ही उन फोर्सेस को डील करेंगे। ये हमारे पास इंटरनल इफेक्ट हम पढ़ते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल मैकेनिक्स में या एमओएस में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कहते हैं इसको। एक्सटर्नल इफेक्ट हम पढ़ते हैं किसमें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। हम अपनी इस पूरी मैकेनिक्स में डील करेंगे किसके साथ, एक्सटर्नल इफेक्ट्स के साथ, कि बॉडी हमारे पास उसको सपोर्ट कर सकती है या नहीं, वो जो सपोर्ट रिएक्शन है बॉडी को रेस्ट पोजीशन में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अगर नहीं रख सकते तो हमारे पास किस वे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी। और एज अ सिविल इंजीनियर मैकेनिक्स वाले तो मोशन वाले पार्ट को ज्यादा स्टडी करते हैं, लेकिन एज अ सिविल इंजीनियर हमारे जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो मैक्सिमम रेस्ट पे होते हैं। जैसे हमारे पास बिल्डिंग होगी, ब्रिज होगी, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट होते हैं। तो इसी वजह से हमारा ज्यादातर इफेक्ट किस पर रहेगा, स्टैटिक्स पे रहेगा। हमारे ऑलमोस्ट 15 मॉड्यूल्स होंगे, उसमें से 13 हम स्टैटिक्स के पढ़ेंगे और दो हमारे पास सिर्फ काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे कि हमारे पास जब बॉडी मोशन में होगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स की। बेसिकली मैकेनिक्स हमारे पास तीन टाइप्स में या तीन ग्रुप्स में हम इसको स्टडी करते हैं, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास बॉडी क्या है, रिजिड है। रिजिड हम डिटेल से पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी आइडियलाइजेशन और ये हम क्यों करते हैं ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट अभी ये समझ लें, हम ये इसमें ये अजम्पशन करते हैं कि बॉडी को ये मान के चलते हैं कि हमारे पास बॉडी क्या है, रिजिड है। और डिफॉर्मेबल बॉडी में हम उसी बॉडी को, फॉर एग्जांपल इधर मैं स्टील और निकल को स्टडी कर रहा हूँ, अगर उसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में या रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में स्टडी करूंगा तो मैं ये अज्यूम करूंगा वो हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। लेकिन वही सेम स्टील और निकल जब हम मैं उसको एमओएस में स्टडी करूंगा तो फिर उसको हम डिफॉर्मेबल बॉडी स्टडी करेंगे। इसमें हम
डिफॉर्मेशन को चेंज करते हैं, वो कितनी चेंज आ रही है उसकी शेप में, एरिया में या लेंथ पे। और फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे पास फ्लूइड को डील करता है, हाइड्रोलिक्स एटसेट्रा इसमें आ जाते हैं। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, इंजीनियर मैकेनिक्स को भी हम दो ग्रुप में स्टडी कर सकते हैं, स्टैटिक्स में, डायनामिक्स में। स्टैटिक्स आप लोगों को बेहतर पता होगा कि हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन भी हमारे पास इसमें आ जाती है। बेसिकली जब भी हम स्टैटिक्स की बात करते हैं ये बात मिस हो जाती है, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में जैसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करते हैं तो वो हमारे पास रेस्ट में आ जाते हैं। इसकी सिंबल्स क्या है कि जब हमारे पास बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट होगी तो हमारे पास वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को ओबे करेगी, दैट इज summation of f equal to 0 and summation of all the moment is equal to 0। और डायनेमिक्स जब हमारे पास बॉडी क्या हो, इन द स्टेट ऑफ मोशन हो, जब हमारे पास समीशन ऑफ f इक्वल टू 0 ना हो तो बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का जो भी रिजल्टेंट होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसमें मूव करना स्टार्ट कर देगी। डायनेमिक्स जब हमारे पास ये इक्वेशन ओबे ना हो तो ये हमारे पास किस स्टडी आ जाती है, इन द मोशन के बारे में। डायनेमिक्स को भी हम दोनों ग्रुप में स्टडी करते हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम इस मोशन के सिर्फ पैरामीटर को डिस्कस करते हैं, जैसे वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, किस एक्सेलरेशन के साथ, किस डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये सब कुछ क्यों मूव कर रही है, फोर्स के बारे में हम इसमें जरा भी डिस्कस नहीं करते। हम काइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं दोनों को, कि बॉडी फोर्स को भी और मोशन पैरामीटर। काइनेटिक्स में हमारे पास जस्ट ये तीन इक्वेशन है, तीन है या बेसिकली चार, चौथी भी होती है, s इक्वल टू vt, vf इक्वल टू vi प्लस at। अगर आप इन चार इक्वेशन पे गौर करें ना, तीनों पे, तो आपको इसमें फोर्स नहीं मिलेगी, इसमें f आपको नहीं मिलेगा। आप वेलोसिटी की बात हो रही है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम, इन सब में आपको फोर्स के बारे में नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप काइनेटिक्स में आएंगे तो काइनेटिक्स की बेसिक इक्वेशन f इक्वल टू ma। काइनेटिक्स में हम मोशन पैरामीटर को भी डिस्कस करते हैं, एक्सेलरेशन और उसको वेलोसिटी और डिस्टेंस सबके साथ रिलेट हो सकते हैं। एक्सेलरेशन को भी डिस्कस करते हैं और साथ में आप किसको, फोर्स को भी डिस्कस करते हैं। काइनेमेटिक्स में जस्ट हम मोशन पैरामीटर को डिस्कस करते हैं। ये सब कुछ था हमारे पास टाइप्स के बारे में, कि हमारे पास ये मैकेनिक्स की टाइप्स है। रिजिड बॉडी आइडियलाइजेशन। रिजिड बॉडी आइडियल, जैसे कि नाम से जान रही है, हमारे पास क्या होगी, आइडियल बॉडी होगी, कि हमारे पास रियलिटी में ऐसी भी कोई भी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे पास इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है रिजिड बॉडी आइडियलाइजेशन क्या है और हम क्यों करते हैं। रिजिड बॉडी आइडियलाइजेशन में हम अपनी बॉडी को आइडियलाइज करते हैं कि जब हमारे पास उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी, उस वक्त उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस था, और फिर हमारे पास बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुई, उसके दौरान और बॉडी के फोर्स के रिमूवल के बाद हमारे पास उस पे उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो डिस्टेंस सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉडी है, ये इस पे हमारे पास ये उसके डिस्पोज मॉलिक्यूल्स हैं, उस पर कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही है, लेकिन हम कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही है तो ये हमारे पास इसके मॉलिक्यूल जो है रियलिटी में कंप्रेस हो जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे। लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास इसके मॉलिक्यूल बिल्कुल इसी हालत में रहेंगे जैसे कि अभी है। जितना इस इधर फॉर एग्जांपल इस पे डिस्टेंस नहीं लग रहा है, ये बॉडी इस तरह थी, इस पे फोर्सेस नहीं लग रही तो उसमें फोर्सेस लग रही है। इसके दरमियान अगर डिस्टेंस इधर 2 था, ये हमारे पास माइक्रोमीटर में आ जाएगा या इस तरह कुछ भी जिसमें भी आता है डिस्टेंस से, ये फॉर एग्जांपल 2 यूनिट है, तो हमारे पास बिफोर था जब हमारे पास कोई भी फोर्स नहीं लग रही थी उस वक्त जितना डिस्टेंस था, उसके बाद हमारे पास जब इस पर फोर्सेस लग रही है इसके दरमियान डिस्टेंस उतना ही रहेगा। इसमें हम डिफॉर्मेशन को जीरो कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास बॉन्ड लेंथ तो कम होगी जब इस पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेगी, लेकिन हम वो चाहे नेग्लिजिबल होती है तो उसको जीरो कंसीडर करते हैं और हम आइडियलाइज करते हैं अपने बॉडी को एज रिजिड बॉडी। अगर आप थिंक करें अपने इर्द गिर्द क्या आपको कोई रिजिड बॉडी नजर आती है, तो हमारे इर्द गिर्द कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस रूम की बात करें तो इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं थ्रू क्रैंच एटसेट्रा, और इवन अगर आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, अगर अर्थ की बात करें वो भी हमारे पास दूसरे सितारे से या सितारे से टकराने के बाद डिस्ट्रॉय हो सकती है, उसमें भी चेंज आ सकती है। तो ये हमारे पास इस पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी बॉडी को रिजिड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जब भी उसकी तो अमाउंट उसकी रेजिस्टेंस से ज्यादा फोर्स ऑफर करेगी वो हमेशा डिफॉर्म होगी और वो लाजमी डिफॉर्म होगी। इस मैथमेटिकली हम ये करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पॉइंट रिमेन कांस्टेंट और डिफॉर्मेशन इक्वल टू 0, मतलब इसकी शेप में, इसके एरिया में और इसकी लेंथ में कोई भी हमारे पास चेंज नहीं आएगी। तो अब दूसरा ये कि हम ये क्यों करते हैं, वाई, मतलब हमें क्या जरूरत पड़ गई इसकी। तो इन शॉर्ट अगर हम लिखें तो टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशन, या अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए या आसान बनाने के लिए इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ट्रस है,
ये हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट इसको जूम कर लें कि इसके 3 मेंबर और 60 का एंगल है, और इस पे यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है, 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ पे हमारे पास फोर्स होगा, तो जैसे ही इस पे ये 60 न्यूटन की फोर्स लगती है, तो ये हमारे पास, अगर इसको हमने फोर्सेस कैलकुलेट करना है इस बीम में कि हमारे पास ए में क्या फोर्स है या क्या फोर्स इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो इसके लिए हमारे पास ये वाला एंगल यूज होगा जो कि क्या है 60 डिग्री है, एग्जैक्ट 60 डिग्री है। लेकिन जब ये फोर्स हमारे पास इस पे लगेगी, ये बॉडी क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये इस तरह हो जाती है, इसकी डिफॉर्मेशन इस तरह हो जाती है, तो ये एंगल हमारे पास 60 से रिड्यूस होके जस्ट सपोज 59.99999 जितना भी है हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया, और इसकी लेंथ भी 2 मीटर से कम होगी या ज्यादा होगी, 1.9999 या 2.000001 होगी। और फिर उसके थ्रू हम कैलकुलेशन करते हैं, और जब एंड में हमारे पास ए बी में जो फोर्स आती है, जस्ट सपोज करते हैं कि हमारे पास कितनी आ जाती है, 30 न्यूटन आ जाती है। हमने उतनी लंबी कैलकुलेशन की, ये इसके पहले चेंज निकाली, फिर निकाला कि एंगल कितना कम होगा और लेंथ कितनी कम होगी, ये कितनी ज्यादा होगी, उससे फिर हमने एंगल निकाला, और फिर हमने जो कैलकुलेशन की वो हमारे पास आ गई 29.999। और जस्ट अगर हम डायरेक्ट इस लेंथ को 2 मीटर कंसीडर करें और डिफॉर्मेशन को मतलब 0 कंसीडर करें और एंगल 60 के साथ कैलकुलेट करें, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाते हैं, 30 आ जाते हैं। एक तो ये है कि जब हम चेन को कंसीडर करते हैं, हमारी कैलकुलेशन बहुत ही मुश्किल हो जाती है। पहले हमें ये निकालना होगा कितना कम होगा और कितना लेंथ कम होगी, और फिर हमारे पास एंड में हमारे पास अगर आप रिजल्ट को देखें तो वो ऑलमोस्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये आगे 29.999 आ गया और ये 30 न्यूटन आ गया, तो हमारे पास इस अजम्पशन से इतना फर्क भी नहीं पड़ता। तो हम ये करते हैं अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। जस्ट आज के लिए इतना ही, कल हम इंशाल्लाह कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स के बारे में इसके अगले पार्ट में इंशाल्लाह।